हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री मेंटोर मनोज शर्मा। आप लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं, आपको याद होगा आपका चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें 3 वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मोल की थ्योरी के बारे में पढ़ा था और बाकी के 2 वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। अब टाइम आ गया है कि इस टॉपिक को बंद करके हम चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। बताते हैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। उससे पहले फिर से एक बार आपको बता दें वीडियो देखने का तरीका। एक बार आप केयरफुली वीडियो को देखेंगे। वीडियो को बहुत केयरफुली देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे, जिससे मुझे अटेंडेंस पता लग जाएगी आपकी। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, और दोबारा जब आप वीडियो को देखेंगे तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे और जो जो आपको लिखने को कहा जा रहा है उसको लिख करके आप नोट्स बनाएंगे। तो बेटा, कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होती हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन यूनिट्स एक ही बात है, ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सॉल्यूशन नाम आप लोगों ने सुना है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का। पानी में आप चीनी को मिला दीजिए तो ये शुगर का एक्वा सॉल्यूशन हो जाएगा। पानी में आप सॉल्ट मिला दीजिए तो ये सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन हो जाएगा। दोनों को मिला दीजिए तब भी सॉल्यूशन ही रहेगा। जब 2 चीजें होती हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, 3 होती हैं तो टर्सरी सॉल्यूशन कहते हैं। इस तरीके से हमें बाइनरी ही पढ़ना है। तो सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, एक होती है सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की रिलेटिव अमाउंट्स क्या है, किसी एक की अमाउंट नहीं, दोनों की रिलेटिव अमाउंट्स क्या हैं, इसको बताने के लिए कुछ टर्म्स का यूज होता है और इन टर्म्स को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। मैं एक रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल लेता हूं, यहां से आपको और क्लियर होगा। जैसे कि शरबत बनाया गया, पानी और चीनी, शरबत रखा हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे पानी कितना है, बताया जा सकता है भाई 2 लीटर पानी है। चीनी कितनी डाली है, 200 ग्राम डाली है। तो ये 2 लीटर बताना या 200 ग्राम बताना, ये कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं है। कंसंट्रेशन टर्म तब बोलेंगे जब हम ये कहेंगे 200 ग्राम शुगर पर 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या 100 ग्राम ऑफ शुगर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब हमने बोला कि 100 ग्राम ऑफ शुगर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये है कंसंट्रेशन टर्म। या हम यूं कहें कि अगर आपने पानी और चीनी का मिक्सचर सॉल्यूशन जो बनाया है उसकी मिठास क्या है, तो मिठास को बताने के लिए, मिठास किस पे डिपेंड करेगी, मिठास डिपेंड करेगी पानी और चीनी दोनों की रिलेटिव अमाउंट पे, राइट। पानी और चीनी की दोनों की रिलेटिव अमाउंट पे। तो मिठास को एक्सप्रेस करना, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। किसी एक को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, इसमें दोनों को इन्वॉल्व किया जाता है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी कंसंट्रेशन टर्म्स, उसमें आप छोटा सा लिखेंगे, छोटी हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन, उसके आगे आप सॉल्यूशन के आगे लिख देंगे होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और फिर आप इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन में 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है जिसे आप लिखेंगे सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट के आगे थोड़ा सा आप और इन्फॉर्म कर दीजिएगा, सॉल्वेंट, और दूसरा सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट वो होता है जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, कंसंट्रेशन टर्म्स, खाली कंसंट्रेशन टर्म्स हेडिंग डाली, कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर एक छोटी सी हेडिंग डाली, ये सब नहीं लिखेंगे। इतना लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे सॉल्यूशन में आप लिखेंगे इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, फुल स्टॉप के बाद आप लिखेंगे
टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, उसमें पहला होगा सॉल्वेंट, फिर सॉल्वेंट में आप डैश लगा के लिखेंगे मोर इन अमाउंट, जो अमाउंट में ज्यादा होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। ये लिखेंगे, इसके अंदर एक बात और लिखेंगे, ऑलवेज वन इन नंबर। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक होता है। और दूसरा कंपोनेंट होता है सोल्यूट, सोल्यूट के आगे लिखेंगे लेस इन अमाउंट, लेस इन अमाउंट, और इसके बाद फुल स्टॉप के बाद आप लिखेंगे मे बी वन और मोर देन वन। जैसे पानी में अगर हमने चीनी और चीनी और नमक दोनों को मिलाया है तो सॉल्वेंट एक ही है, वो है वाटर, और बाकी के दोनों क्या हैं, सोल्यूट होंगे। हमेशा सॉल्वेंट एक ही होता है, सोल्यूट का नंबर एक से ज्यादा हो सकता है। फिर हम असली डेफिनेशन लिखेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स की। नई लाइन से आप लिखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स आर दोज टर्म्स व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। तो क्या है कंसंट्रेशन टर्म्स? Concentration terms are those terms which are used to represent relative amounts of solute and solvent in a solution. Following concentration terms are used. फिर आप इनके नाम लिख लेंगे। अब हम इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है, जैसे कि मोल वाला भी न्यूमेरिकल पोर्शन था, ये भी पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स का ही पोर्शन होता है। चलिए बेटा बात कर लेते हैं। आपने हेडिंग डाली है कंसंट्रेशन टर्म्स, उसमें सबसे पहले आपने लिखा है सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स के बारे में लिखा है। फिर आपने लिखा है कंसंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। पहली कंसंट्रेशन टर्म है परसेंट स्ट्रेंथ। बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी यूज होती हैं जिनको हमें पढ़ने की जरूरत है। परसेंट स्ट्रेंथ क्या होती है? सपोज दैट क्लास में दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल फीमेल। तो मान लो कि क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं जिसमें से 30 बॉयज हैं। तो आपसे पूछा जाए बताइए बॉयज की परसेंटेज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ऊपर नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। बॉयज की परसेंटेज निकल सकती है बाई नंबर, गर्ल्स की परसेंटेज निकल सकती है। ऐसे ही हमारे पास अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट की परसेंट निकालनी पड़े तो ऊपर अमाउंट ऑफ सोल्यूट आएगी, नीचे टोटल अमाउंट आएगी इनटू 100। अगर सॉल्वेंट की परसेंटेज निकालनी पड़े तो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की परसेंट आएगी, परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन की परसेंट थोड़ी ना निकाली जा सकती है भाई, सॉल्यूशन तो खुद में टोटल होता है ना, तो टोटल की परसेंट थोड़ी ना निकाली जाती है। तो परसेंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? जो परसेंटेज सोल्यूट की होती है दैट इज परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आप लिखेंगे पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सोल्यूट की परसेंटेज हो गई ना, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू आएगा, ऊपर आएगा पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, नीचे होगा पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन और इनटू यहां पर होगा 100। देखिए पार्ट्स का मतलब क्या है? पार्ट्स मींस क्या क्या हो सकता है? नंबर एक तो पार्ट्स मींस हम ले सकते हैं मास इन ग्राम, मतलब पार्ट्स की जगह हम मास ले लें, W से दिखाया जाएगा इसको। या नंबर दो हम ले सकते हैं वॉल्यूम इन ml, मतलब इसको V से दिखाया जाएगा। तो इन पार्ट्स के बेसिस पे परसेंट स्ट्रेंथ जो होती है वो 3 टाइप की होती है जो यूज होती है। ये सब तो आपको लिखना ही होगा डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन के बाद 3 टाइप्स साइड में ऑफ
परसेंट स्ट्रेंथ आर यूज्ड। 3 टाइप की परसेंट स्ट्रेंथ का यूज होता है। कौन कौन सी? W बाई डब्ल्यू, W बाई V, और एक होती है V बाई V। जो पहला टर्म यूज किया जा रहा है, W है या V है, तो 1 2 3 टाइप की यूज होती है। ये पहला टर्म है फॉर सॉल्यूट, और जो दूसरा टर्म है ये है फॉर सॉल्यूशन। बन तो और भी सकते हैं, W बाई डब्ल्यू बना है, W बाई V बना है, V बाई V बना है, तो V बाई W भी बन सकता है। लेकिन जो हम केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल नहीं लेते हैं, जो रियल लाइफ में यूज होता है, केवल उसको लिया गया है। तो इनका मतलब क्या है W बाई डब्ल्यू? W बाई डब्ल्यू को हम लोग बाई मास भी कहते हैं, समझाएंगे अभी। इसको हम नीचे वाले को बाई वॉल्यूम भी कहते हैं, और इसको हम मास बाई वॉल्यूम कहते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल है 15% W बाई V सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है बेटा? जो परसेंट होती है, हमने बताया था किसकी होती है? सॉल्यूट की। जो सॉल्यूट की परसेंट होती है उसी को हम परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये 15 किसका माना जाएगा? ये तो सॉल्यूट का होगा। और सॉल्यूशन का कितना माना जाएगा? 100, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 15 हो गया सॉल्यूट का। सॉल्यूशन का कितना हो गया? 100। तो सॉल्यूट का जो 15 है वो है क्या? तो पहला टर्म देखेंगे, W दिया है पहला टर्म, इसका मतलब 15 ग्राम। सॉल्यूशन का कितना होगा? 100। दूसरा वाला टर्म क्या है? V, मतलब 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर 15% W बाई W सोल्यूशन कहा गया है, तो फिर से सॉल्यूट 15 हो गया, सॉल्यूशन तो 100 होगा ही, सॉल्यूट का भी ग्राम है और सॉल्यूशन का भी ग्राम है, दैट इज 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्ट में इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये परसेंट स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हो गई। हमारा टॉपिक है आज का कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या होते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स? ऐसे टर्म्स जो कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की रिलेटिव अमाउंट्स को बताते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। कौन कौन से यूज होते हैं सबके नाम आप लोगों ने लिख लिए होंगे। शुरुआत हम लोगों ने कहां से की है? परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से। परसेंट स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आपको लिखा दी गई, ये फार्मूला, पार्ट्स का मतलब बता दिया गया, इस बेसिस पे कितने टाइप की परसेंट स्ट्रेंथ का यूज होता है ये आपको बता दिया गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लगाएंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। देखिए बेटा जी, इसके क्वेश्चंस तो सही मायने में तभी हो पाते हैं जब हम सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स को पढ़ लेते हैं। तो फिर क्या होता है, एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म को फाइंड करना पड़ जाता है, जैसे परसेंट स्ट्रेंथ से मोल फ्रैक्शन, ये सब तब अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस तक तो हम तब पहुंच पाएंगे जब सारी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और उन सारी डेफिनेशंस को हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहले हम एक एक कंसंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसको क्लियर करेंगे, और उसके बाद ही हम उस लेवल के लेवल 2 क्वेश्चंस जिन्हें बोलते हैं, मोल में भी आपको कराए हैं, तब हम वहां पे पहुंच पाएंगे। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ शुगर इज एडेड इन 2 ग्राम ऑफ शुगर इज एडेड इन 98 ग्राम ऑफ वाटर। 98 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन W बाई W। तो आप लोगों को यहीं पे वीडियो को पॉज करना चाहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, फिर रिज्यूम करके मेरे साथ आना चाहिए। मैं कंटिन्यू करता हूं बेटा जी।
आपसे कहा गया 2 ग्राम ऑफ शुगर इन 98 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो भाई, आप सीधे से लिखोगे परसेंट स्ट्रेंथ W बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू, W बाई डब्ल्यू निकाल रहे हो तो सीधे सीधे ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होगा। तो आप लोग मास ऑफ सॉल्यूट 2 ले लेंगे, 2 ग्राम दिया गया है। मास ऑफ सॉल्यूशन अगर आपने ये 98 दिया है इनटू 100 किया है तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट कुछ आएगी, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर ऐसा आपने किया है तो सॉल्यूट तो सही है, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, और जो अभी हमने 98 लिया है वो क्या है, वो तो मास ऑफ सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर तो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब दोनों के मासेस को मिला देंगे तब जाके बनेगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 98 प्लस 2 जब करेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू 100 अपॉन 100 होगा, तब ये बनेगा जाके 2% W बाई डब्ल्यू। तो ये इस तरीके से सही होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ के लिखिएगा। 200 ग्राम of 20% W by W solution, 200 gram of 20% W by W solution and 300 gram of 10% W by W solution are mixed. 300 gram of 10% W by W solution are mixed. Full stop के बाद calculate percent strength of resulting solution W by W। तो फिर से वही, आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद रिज्यूम करके मेरे साथ जुड़ें। मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं। देखो बेटा, एक शरबत था, उसकी मिठास कुछ 20 फैक्टर थी और उसकी इतनी अमाउंट ली गई। दूसरा शरबत है जिसकी मिठास का फैक्टर कुछ 10 है, इसकी इतनी अमाउंट ली गई, मिला दिया तो जो रिजल्टिंग शरबत बना उसकी मिठास क्या होगी, ये आपसे पूछा है। यही तो है बेटा। तो सीधी सी बात है, ये ज्यादा मीठा है, ये कम मीठा है, तो रिजल्टिंग जो आएगा वो इससे कम मीठा होगा बट इससे ज्यादा मीठा होगा। मतलब 20 और 10 के कहीं बीच में आंसर आएगा, मतलब दोनों के बीच में कहीं भी आ सकता है आंसर। वो डिपेंड करेगा इनकी अमाउंट्स कितनी कितनी ली गई। तो बेटा जी, अगर रिजल्टिंग सोल्यूशन की हमें परसेंट स्ट्रेंथ W बाई डब्ल्यू निकालनी पड़े, रिजल्टिंग की परसेंट स्ट्रेंथ W बाई डब्ल्यू, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, परसेंट स्ट्रेंथ W बाई डब्ल्यू ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज इक्वल टू, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट, नीचे मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूशन तो हमें पता लग गया, 200 ग्राम इसका, 300 ग्राम इसका, कितना हो गया 500। अगर हमें मास ऑफ सोल्यूट भी पता लग जाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मास ऑफ सोल्यूट होगा कितना, सोल्यूट का मास यहाँ पर अगर x ग्राम है और यहाँ पर y ग्राम है, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन में सोल्यूट का मास कितना हो जाएगा, x प्लस y ग्राम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये हमने जो सोल्यूशन 1 लिया था, यहां पे हम मास ऑफ सोल्यूट देख लेते हैं कितना है। तो मास ऑफ सोल्यूट बेटा जी निकल के आएगा, ये है 20% ऑफ 200, यानी 200 का 20% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 40 ग्राम। ऐसे जो हमने सोल्यूशन 2 लिया, ये था 300 ग्राम था और साथ में कैसा था 10% W बाई डब्ल्यू, ये यहां से हटा देते हैं, यहां पर भी निकाल लेते हैं मास ऑफ सोल्यूट। तो बेटा मास ऑफ सोल्यूट बन जाएगा 10% ऑफ 300, तो 300 का 10% जब निकालोगे तो ये निकल के आएगा 30 ग्राम, राइट। अब हमने ये देखा रिजल्टिंग सोल्यूशन। रिजल्टिंग सोल्यूशन में ध्यान दें, मास ऑफ सोल्यूशन कितना बन जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन होगा 200, तो एक का 300 दूसरे का, यानी कितना हो गया 500 ग्राम।
यहां पे मास ऑफ सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट यहां पर था 40 ग्राम, यहां पर था 30 ग्राम, यानी कितना हो गया 70 ग्राम। अब हम क्या करते हैं, परसेंट स्ट्रेंथ W/W ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज इक्वल टू, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट 70, ये 500 इनटू 100, ये कितना आया निकल के 5 से जब डिवाइड करोगे 70 को तो हो जाएगा 14% W/W। दिस विल बी द आंसर। तो ये हम लोगों ने पहली कंसंट्रेशन यूनिट या कंसंट्रेशन टर्म, दोनों ही नाम सही है, कंसंट्रेशन यूनिट या कंसंट्रेशन टर्म, उसको हम लोगों ने डेफिनेशन को क्लियर किया, एक दो क्वेश्चंस लगाए जिसका नाम था परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब हम सेकेंड कंसंट्रेशन यूनिट की बात करेंगे जिसका नाम है स्ट्रेंथ इन ppm। तो डालेंगे हेडिंग सेकेंड कंसंट्रेशन यूनिट जिसका नाम है स्ट्रेंथ इन ppm। बेटा ये ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। परसेंट स्ट्रेंथ को जब हम पढ़ते थे तो कहते थे पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। ऐसे ही स्ट्रेंथ इन ppm का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन लिखेंगे आप, strength in ppm is defined as parts of solute present in 1 million। 1 million का मतलब होता है 10 to the power 6। strength in ppm is defined as parts of solute present in 1 million parts of solution, यानी strength in ppm is equal to parts of solute upon parts of solution into 10 to the power 6। बहुत छोटी यूनिट होती है। कप सिरप्स वगैरह में आप जब उसकी कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ केमिकल्स मिले होते हैं, वो इतने कम होते हैं कि वहां पर उनकी जो कंसंट्रेशन बताई जाती है वो ppm में बताई जाती है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही W/W हो सकती है, W/V हो सकती है, V/V हो सकती है, लेकिन इसका डिवीजन किया नहीं जाता है। इतनी छोटी यूनिट होती है कि W/V, V/V या W/W इन सब में डिफरेंस रह नहीं जाता है। जिसमें जरूरत हो, जैसे आपसे कहा गया 15% स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज 15 ppm। तो जिसमें आपको मानना है 15 ppm में, जिसमें आपको मानना है, चाहे W/V, W/W, जिसमें आपको मानना है उसमें आप मान सकते हैं। तो ये तो सेकंड हो गई। क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से लगेंगे, तो कुछ ज्यादा इसमें करने की अभी जरूरत नहीं है, बाद में हम लोग देखेंगे। तीसरी कंसंट्रेशन यूनिट हम लोग डालेंगे जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखिए बेटा मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं। ये ग्रीक लेटर होता है, ये एक इसका पैर छोटा एक बड़ा, इसको हम बोलते हैं CHI, काई, इससे दिखाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी इसको X ही पढ़ते हैं, क्योंकि X पढ़ने में थोड़ा कन्वीनियंट होता है। इनफैक्ट कहीं कहीं तो आप काई सुनोगे भी नहीं, CHI काई, तो इसको X ही मान लेते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सपोज दैट दो पर्सन है, एक पर्सन है इसका 40 kg वेट है
और एक पर्सन है थोड़ा सा हेल्दी है, इसका 60 kg है। तो आपसे कहा जाए इसका मास फ्रैक्शन क्या है, तो आप क्या करोगे, इसका मास अपॉन टोटल मास कर दोगे, है ना। इसका मास फ्रैक्शन क्या है, तो इसका मास अपॉन टोटल मास कर दोगे। ये मास फ्रैक्शन था। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल अपॉन टोटल मोल होगा। भाई मोल फ्रैक्शन, जैसे कि सॉल्यूशन आप बना रहे हो, सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक सॉल्वेंट है, हमने इसको नाम ए दे दिया, एक सॉल्यूट है, हमने इसको नाम बी दे दिया। तो सॉल्वेंट के जो मोल हैं यहां पर इसमें सॉल्यूशन में वो Na हैं और इसके जो मोल हैं वो कितने हैं, Nb हैं। तो देखो बेटा, अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसी का भी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये हो जाएगा मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन अगर ए का निकाल रहे थे तो इसको एक्चुअली हम काई ए यानी एक्स ए भी बोलेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी काई बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। तो कुल मिलाकर अगर मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इन सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज ratio of mole of that component to the total mole। क्या है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल मोल। और सबसे खास बात, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वहां पे, जैसे A है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, B है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B, C है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C, सबको अगर आप प्लस करोगे xn, n कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन अगर सबका प्लस कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, निकल के 1 आएगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लगाएंगे सो दैट हमें मोल फ्रैक्शन क्लियर हो सके। क्वेश्चन लिखिएगा, 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 90 ग्राम of water। 20 ग्राम ऑफ NaOH लिख लें थोड़ा सा वरना हम क्वेश्चन भूल जाएं। 20 ग्राम of NaOH is dissolved in 90 ग्राम of water। Calculate mole fraction of NaOH and water। दोनों का मोल फ्रैक्शन बताना है। अब है क्या बेटा, यहीं पर आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और फिर रिज्यूम करना चाहिए। मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूं, देखिएगा। अब मोल निकालेंगे आप लोग, NaOH के मोल निकालेंगे, H2O के मोल निकालेंगे, तो आपको कुछ मोलर मासेस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ मोलर मासेस लिखा देता हूं। वैसे तो मोलर मासेस आप ऐड करके भी निकाल सकते हो। सोडियम का आपको पता है 23 है, O का 16 है, H का 1 है, जोड़ के भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा नहीं है, आप डायरेक्टली याद रखें क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होगा इसमें। तो जैसे जैसे मुझे ये क्वेश्चंस में मॉलिक्यूल आते जाएंगे उनके मोलर मासेस आपको हम बताते जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ बता देते हैं। NaOH का आएगा निकल के 40, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। NaCl कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको, इसका निकल के आएगा 58.5। ग्लूकोज बहुत जगह यूज होगा, ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका आएगा निकल के 180। शुगर, शुगर जो जिसको हम लोग टेबल शुगर भी बोलते हैं, ये एक्चुअली होता है सुक्रोज, सुक्रोज है, ये होता है C12H22O11, इसका निकल के आएगा 342। यूरिया का भी बहुत यूज होगा, NH2CONH2, ये होता है 60। ऐसे ही एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका 60 ही आता है। इसके बाद फिर H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, इसका अगर देखेंगे तो 98 निकल के आएगा। और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताते जाऊंगा। तो क्वेश्चन में फिलहाल आपसे कहा गया है कि एक सोल्यूशन बनाया गया जिसमें 90 ग्राम वाटर में 20 ग्राम NaOH डाला गया, सभी के मोल फ्रैक्शन बताओ। देखो बेटा, दो चीजें हो गई,
एक तो हो गया NaOH और दूसरा हो गया यहां पर वाटर। जो NaOH है इसका मास दिया है आपको, मास कितना है 20 ग्राम है, और जो H2O दिया गया है इसका भी आपको मास दिया गया है और मास है 90 ग्राम। आपको निकालने हैं मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस के लिए चाहिए होते हैं मोल, तो जरूरी है कि आप यहां पर मोल फाइंड करें। कई लोग गलती ये कर जाते हैं, इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 20 ऊपर रखा और नीचे क्या किया 20 + 90। बेटा वो मोल फ्रैक्शन नहीं, वो मास फ्रैक्शन निकल के आएंगे। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल निकालना जरूरी है। कैसे निकालोगे मोल? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, 20/40 करोगे तो ये हो जाएगा 0.5। ऐसे ही जब आप यहां पर मोल निकालोगे तो मोल होंगे मास इन ग्राम 90 हो जाएगा अपॉन 18, तो यानी हो जाएंगे 5। अब हम क्या करते हैं, ये आपने कॉपी कर ही लिए होंगे। अगर हम कंटिन्यू करें क्वेश्चन को, तो मोल फ्रैक्शन अगर NaOH का निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, मोल ऑफ NaOH अपॉन मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर। ये हैं 0.5, नीचे हो जाएंगे 0.5 + 5 यानी 0.5 अपॉन 5.5, ये हो जाएगा 5/55 यानी 1/11। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन जब वाटर का निकालोगे तो ये होगा मोल ऑफ वाटर, नीचे आएगा मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ NaOH, कुल मिला के 5/5.5 आएगा, यानी ये 50/55 होगा, यानी ये वैल्यू आएगी 10/11। ये आपके आंसर्स होंगे। अगर इनको जोड़ोगे दोनों को तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि सभी के मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो 1 होता है। तो ये मोल फ्रैक्शन को भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। बेटा नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट मोलैरिटी की बात करते हैं। देखते हैं मोलैरिटी क्या होती है। तो मोलैरिटी इसको हम दिखाते हैं कैपिटल M से। देखो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो। मोलैरिटी की डेफिनेशन आप लिखो, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो मोल होते हैं दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फार्मूला अगर लिखेंगे तो आएगा निकल के मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मोलैरिटी होगी। अगर मोलैरिटी की यूनिट की बात करें तो बनेगी मोल पर लीटर, या बेटा जी इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर। डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए बस छोटा सा क्वेश्चन एक लिखेंगे, बाकी क्वेश्चन तो बाद में ही आपको कराए जाएंगे जब सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स हम लोग पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन लिखिएगा 3.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 3.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए क्या होगी मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के लिए हम कहेंगे ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है यहां पर ग्लूकोज, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल ऑफ ग्लूकोज ये कैसे निकलेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज है अपॉन मोलर मास, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये ml में है, हमें किसमें लेना है लीटर में।
तो कुल मिला के 3.6 ऊपर ये पहुंच जाएगा 1000, नीचे रह जाएगा 100 इंटू क्या होगा 180। अगर सॉल्व करें तो ये और ये कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 3.6 अपॉन 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 मोलर ये इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। तो ये तो हो गई मोलैरिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट है मोलैलिटी। लिखेंगे हम लोग मोलैलिटी। मोलैरिटी को दिखाया जाता है स्मॉल m से। लिखिएगा इसकी डेफिनेशन। देखो बेटा, डेफिनेशन में कुछ होता नहीं है। डेफिनेशंस में बस आपको डेफिनेशन पता हो ये काफी हो। मेन चीज आती है क्वेश्चंस की ट्विस्टिंग में, और अभी तक वो ट्विस्टिंग आई नहीं। आप हो सकता है इस टॉपिक को एंजॉय कर रहे हो अगर थोड़ा सा आप धैर्य रख के बैठे होंगे कि भाई हाँ हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं पड़ रहा होगा। जब आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, वो तब मिलेंगे जब हम सारी डेफिनेशंस खत्म कर लेंगे और बेसिक क्वेश्चंस खत्म कर लेंगे। मतलब कहने का ये हुआ, जो कंसंट्रेशन यूनिट्स का लेक्चर 1 है ये वाला, इसके बाद जब लेक्चर 2 आएगा उसमें क्वेश्चंस थोड़े और बढ़ेंगे, फिर एक लेक्चर 3 आएगा। 3 लेक्चर्स होंगे इसके कंसंट्रेशन यूनिट्स के। तो जो सेकंड और थर्ड लेक्चर होगा वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। तो चलिए फिलहाल तो क्लियर करिए इसको। मोलैरिटी क्या होती है डेफिनेशन में लिखेंगे। लिखें, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी स्मॉल m होगी, ऊपर आएंगे मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्वेश्चन लिख लीजिए। अच्छा पहले यूनिट बता देते हैं आपको। इसकी यूनिट होगी मोल पर केजी, या इसी को हम लोग कहते हैं मोलल। लिखें क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन 200 ग्राम सॉल्यूशन, इन 200 ग्राम सॉल्यूशन 12 ग्राम ऑफ यूरिया is present. 12 ग्राम ऑफ यूरिया is present. Calculate molality of solution. कहा गया है 200 ग्राम सॉल्यूशन है और इसमें 12 ग्राम यूरिया है। आपको बतानी क्या है मोलैलिटी। देखो बेटा मोलैलिटी क्या होगी। मोलैलिटी के लिए हमें क्या करना होता है, ऊपर लाने होते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आप मोलैलिटी निकाल रहे हैं तो मोल ऑफ यूरिया मतलब 12/60 मास अपॉन मोलर मास हो गया, और नीचे क्या लाएंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 200/1000। अगर आपने ऐसा किया है तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये 200 ग्राम जो मास दिया गया है ये सोल्यूशन का दिया गया है, जबकि हमें मास लेना होता है किसका, सॉल्वेंट का। तो पहले ये इन चीजों को बस क्लियर करने की जरूरत है। तो सॉल्यूशन का जो मास है वो है 200 ग्राम और हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। यहां सॉल्यूट है 12 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहां से चेक करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आएगा 200 माइनस 12 करके ये वैल्यू 8 हो जाएगी, मतलब 188 ग्राम हो जाएगा। अब आप निकालोगे मोलैलिटी इज इक्वल टू, फार्मूला आप जरूर लिखा करें, मोल ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ वाटर इन केजी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ यूरिया कितने आएंगे, इसका मास अपॉन मोलर मास, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में लेने के लिए इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। कुल मिला के मोलैलिटी बनेगी 12 इंटू 1000, नीचे आएगा 60 इंटू 188। जो भी यहां पर आंसर आ जाएगा वो मोलर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको मोलैलिटी तक की डेफिनेशंस को क्लियर कराया।
अब जो हम क्वेश्चंस लगाएंगे अच्छे लेवल के, वो इंक्लूड करेंगे इन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स को। परसेंट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन पीपीएम, उसका ज्यादा यूज नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। एक तो क्वेश्चंस बनेंगे इनके इंटर रिलेशन के। इंटर रिलेशन के क्वेश्चंस का मतलब होता है एक कंसंट्रेशन यूनिट से दूसरी कंसंट्रेशन यूनिट को फाइंड करना। जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई 200 ग्राम सोल्यूशन है, 12 ग्राम एसिटिक एसिड है, मोलैरिटी बताओ। फिर हम आगे क्या करेंगे कि भाई सोल्यूशन की मोलैरिटी इतनी है, मोलैरिटी बताओ, ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो सेकंड वीडियो लेक्चर में वो वाले क्वेश्चंस आएंगे, और थर्ड वीडियो लेक्चर में ये जो फॉर्मेलिटी रह गई है, नॉर्मेलिटी रह गई है, ये सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। तो स्टे ट्यून, बने रहिए आप मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट आपको अटेंडेंस के लिए करना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।